हाँ जी, कैसे हैं आप लोग केमिस्ट्री वाले सर। आज केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। मैं फिर आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि एनसीईआरटी हमारी केमिस्ट्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1 बनाएंगे हम लोग, जहां इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आती हैं उससे पहले तक का पार्ट हमारा यहाँ डिस्कशन होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें आपके काम की हैं। तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि केमिकल काइनेटिक्स हमें बोलती क्या है। केमिकल काइनेटिक्स कह रही है कि ये हमें समझाने में हेल्प कर रही है किसको, केमिकल रिएक्शंस जो कि हो रही हैं, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, लाइक स्पॉइलेज ऑफ कर्ड हो रहा है, बड़े बड़े दही खट्टी हो गई है, या फिर आपके आसपास सुबह से लेकर शाम तक आपने का खाना सड़ गया, आपने कहा जी दही खट्टी हो गई, शराब में से हमें कुछ खट्टापन फील हो रहा है, या हम जो खाना खा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, देख लीजिएगा 8-10 घंटे बाद खा रहे हैं तो इसके बीच इसमें स्पॉइलेज का इश्यू आ गया होगा। ये सब डिस्कशन जो हो रहे हैं, ये सारे के सारे डिस्कशन हो रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू। मतलब केमिकल काइनेटिक्स हमें हेल्प कर रही है ये समझने में कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कंसर्न विद चेंज। बिल्कुल ठीक बात है जी। केमिस्ट्री का कंसर्न ही किसके साथ है? चेंज के साथ है। केमिस्ट्री अपने जो बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, इसका जो चेंज होने वाला बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंगली ये कंसर्न रहती है हमेशा चेंज के साथ। मैंने भी बताया ना आपको, चेंज चेंज से मतलब क्या आपका, चेंज से मतलब क्या आपका, चेंज से मतलब है जैसे आपने देखा कोई भी खाना सड़ गया या फिर दही खट्टा हो गया तो वो चेंज है, इज कंसर्न विद चेंज। सबस्टांसेस विद वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज आर कन्वर्टेड बाय केमिकल रिएक्शन इनटू अदर सबस्टांसेस। सिंपल एग्जांपल है हमारे पास कि आपके पास मान लो इथेनॉल पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इथेनॉल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये जो चेंज आपके पास हुआ आर कन्वर्टेड बाय केमिकल रिएक्शन। और यह केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई? यहां जो केमिकल रिएक्शन हुई वो हुई ऑक्सीडेशन। यहां जो केमिकल रिएक्शन हुई वो हुई ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन के होने से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में बदल गया। केमिस्ट्री अपने जो वेरी नेचर है, मतलब बदलने वाला नेचर है, तो ये चेंज से कंसर्न्ड है। सब्सटेंसेस विद वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज इथेनॉल है, बीपी फिक्स है इसका, ठीक है जी, 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बीपी फिक्स है। विद वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज आर कन्वर्टेड बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई? ऑक्सीडेशन। इनटू अदर सब्सटेंसेस, एसिटिक एसिड में बदल गया। विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी। इसकी प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो एसिटिक एसिड 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होगा। इसके अंदर से एक स्मेल आएगी, वो एल्कोहल में नहीं, जो एल्कोहल में स्मेल है वो एसिटिक एसिड में नहीं है। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्स ट्राई टू फाइंड आउट, केमिस्ट जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनका एक ही टारगेट होगा, द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल, कोई रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, और एरियल ऑक्सीडेशन से भी हो सकती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है। तो इसको काइनेटिक्स नहीं पढ़ाएगी, इसको कौन पढ़ाएगा? इसकी जो फिजिबिलिटी, इसका जो होना है, वो हम थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू ही प्रूव कर पाएंगे। द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन which can be predicted by thermodynamics, as you know that a reaction, आपको पता है डेल्टा जी अगर मेरे पास नेगेटिव हो गया तो मैं बोलता हूं ये स्पॉन्टेनियस है, जिसको हम थर्मो में पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर ये पॉजिटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो कहीं ना कहीं मैं इस बिहेवियर को पढ़ता हूं जी कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। एस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फिजिबल। तो ये दो कंडीशन अगर मैं यहां मेंटेन कर लेता हूं तो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, होगी या नहीं होगी। इस बात की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको भी थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करना पड़ेगा, आपको थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात है, एक्सटेंट टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम यहां H2 लिख रहे हैं, यहां I2 लिख रहे हैं, यहां 2HI लिख रहे हैं, आपने अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े हों तो वहां साफ साफ डिस्कशन था, जिक्र था। किस बात का डिस्कशन था जी? वहां लिखा हुआ था कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहा है कि रिएक्शन कितनी हुई और कितनी रिएक्शन होने के बाद में इक्विलिब्रियम का सेटअप हुआ। कभी भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन इक्विलिब्रियम से नहीं मिलती है, फिजिबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है, फिजिबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा वो थर्मो से मिली। एक्सटेंट कितनी हुई या कितनी नहीं हुई इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली? इक्विलिब्रियम से। तो अब हमें काइनेटिक्स क्या बताएगा? तो तीन बातें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हम काइनेटिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? वाई वी आर स्टडिंग द केमिकल काइनेटिक्स। भाई साहब अगर फिजिबिलिटी जाननी है तो थर्मो में घुस जाओ। अगर आपको रिएक्शन के बारे में जानना है कि कितनी हुई कितनी नहीं हुई तो इक्विलिब्रियम में घुस जाओ। और अगर आपको जानना है, क्या जानना है जी, कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, तो फिर आपको इक्विलिब्रियम छोड़कर, थर्मो छोड़कर आना पड़ेगा कहां? इन द केमिकल काइनेटिक्स। स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम along with feasibility and extent, it is equally important to know the rate। तो पीछे उसने क्या बात बोली? रेट जानना है आपको, बिल्कुल जानना है जी। तो ये फिजिबिलिटी जानना, उसके साथ साथ में फिजिबिलिटी जानना, उसके साथ साथ में हमें ये कंफर्म करना, फिजिबिलिटी जानना और उसके साथ साथ में हमें ये कंफर्म करना कि रेट क्या है। रेट क्या है? फिजिबिलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम जान लें कि रेट क्या है। एंड द फैक्टर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर इट्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो कुल मिला के फिजिबिलिटी फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। नंबर 2, इफ यू वांट टू नो अबाउट द एक्सटेंट, गो फॉर इक्विलिब्रियम चैप्टर। इफ यू वांट टू नो अबाउट रेट, तभी मैं बोलता हूं बच्चों को, अगर आपको जानना है रेट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एज वेल एज मैकेनिज्म, तो हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़नी चाहिए। विच पैरामीटर डिटरमाइन एज टू हाउ रैपिडली फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड स्पॉइल्ड क्यों हुआ, कितने रेट से हुआ, हाउ टू डिजाइन अ रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग। आप कभी अपने दांतों के लिए गए हो डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, तो उसने कहीं एक डेंचर लगाया हो या आपके दांत का नाप लिया हो, तो वो कितनी देर में सेटल होगा? वो ऐसे पीओपी होता है मोस्टली, कितनी देर में? या फिर उसके अंदर जो उसने एक हमारा पॉलीमर चैप्टर में जाकर डिस्कशन आता है जिसको हम बोलते हैं गटा पर्चा, GUTTAPERCHA। जिन्होंने पॉलीमर पढ़ा उनको पता होगा। तो वो कितनी देर में सेट होगा? और व्हाट कंट्रोल्स द रेट एट विच फ्यूल बर्न्स इन एन ऑटो इंजन। ऐसा कौन सा व्हाट कंट्रोल्स द, वही ना, रेट को पढ़ना कितनी देर में हुआ। व्हाट कंट्रोल्स द रेट एट विच फ्यूल बर्न्स, व्हाट कंट्रोल फैक्टर अफेक्टिंग, जो रेट स्पीड है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, विच फ्यूल बर्न्स इन ऑटोमोबाइल इंजन। ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है जी। तो आइए जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। हाँ जी, और रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म्स। तो तीन बातें अपने दिमाग में रखी हैं, आपको लिख के बता देता हूं। एक तो रेट को पढ़ना, पहली बात, ठीक हो गया। दूसरा, उन रेट्स की मैकेनिज्म्स को पढ़ना, दूसरी बात। तीसरी बात जो मुझे देखनी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में जो बातें मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं, इफ यू नो अबाउट द फिजिबिलिटी, भाई साहब सीधे सीधे थर्मो में चले जाए। एक्सटेंट जानना चाहते हैं कितनी हुई कितनी नहीं, इक्विलिब्रियम में चले जाए। इफ यू वांट टू नो अबाउट थ्री थिंग्स, दैट इज रेट, फैक्टर, मैकेनिज्म, तो भाई सब इसमें आ जाए। चलो जी, यहां तक की बात आपके दिमाग में गई। केमिकल काइनेटिक्स क्या हुआ? रेट को पढ़ाएगी, मैकेनिज्म को पढ़ाएगी, फैक्टर अफेक्टिंग को पढ़ाएगी। वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब मूवमेंट हुआ, काइनेसिस का मतलब मूवमेंट हुआ। ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट, थर्मो क्या बताती है? फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। काइनेटिक्स क्या बता रही है? रेट ऑफ अ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, थर्मोडायनेमिक्स डेटा इंडिकेट्स दैट डायमंड शैल कन्वर्ट टू ग्रेफाइट। बिल्कुल ठीक है जी, हमने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में हीट ऑफ कंबशन के अंदर क्या पढ़ा हुआ है कि डायमंड
जब ग्रेफाइट में या ग्रेफाइट जब डायमंड में कन्वर्ट होएगा, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां या तो एक्सो होएगी एंडो होएगी, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। बट इन रियलिटी द कन्वर्जन रेट इज सो स्लो। आपने देखा होगा एड डालते हैं टीवी पे, आपने एड देखा होगा डायमंड का, क्या लिखते हैं, डायमंड इज फॉरएवर। अगर मैं किनेटिक्स की बात मानूं तो प्रोसेस स्लो है, डायमंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट डायमंड इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन फिर भी स्लो इतना धीरे है कि उसको बोल दिया गया प्रोसेस के अकॉर्डेंस में डायमंड इज फॉरएवर, दैट द चेंज इज नॉट परसेप्टेबल एट ऑल, देयरफॉर मोस्ट पीपल थिंक द डायमंड इज फॉरएवर। ये बात जो मैं आपसे बोल रहा था, जहां तक लोग सोचते हैं डायमंड फॉरएवर है, लेकिन इसी को अगर हम अपनी केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली पढ़ें, अगर इसको हम लोग अपनी केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली पढ़ें, अगर हम इसको अपनी केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली पढ़ें, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात आएगी कि डायमंड फॉरएवर नहीं है। आइए बात करते हैं जी। डायमंड इज फॉरएवर कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। काइनेटिक्स स्टडी नॉट ओनली हेल्प अस टू डिटरमाइन, ये सिर्फ हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प ही नहीं कर रही है स्पीड और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो इसके अलावा ये क्या हमें जानने में हेल्प कर रहा है, इसके अलावा क्या जानने में हेल्प कर रहा है, बट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द कंडीशंस बाय विच द रिएक्शन रेट कैन बी अल्टर्ड। कोई फैक्टर अफेक्टिंग हो गया, ये सिर्फ रेट ही स्टडी नहीं कर रहा, हमें वो कंडीशंस भी बताएगा जिससे कि रेट को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या हैं। द फैक्टर सच एज कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। आप आगे जाकर मेरे साथ पढ़ेंगे, यहां मेरे पास रेट रहेगा जी, यहां मेरे पास टाइम रहेगा जी, ठीक है जी। और अगर मैं थोड़ा सा इसको हल्का बदल दूं, यहां मैं एक काम करता हूं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, आगे जाकर बताऊंगा, यहां मैं हीट लिख देता हूं, ठीक है जी। तो दो ग्राफ बनेंगे मेरे पास, एक ग्राफ बनेगा विद कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट हुआ, जहां जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हुआ विदाउट कैटलिस्ट, ठीक हुई बात, विदाउट कैटलिस्ट, ये हुआ विद कैटलिस्ट। और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जो अब सिलेबस में नहीं रहा, वहां साफ साफ लिखा था कि कैटलिस्ट का एक ही काम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट हुआ, प्रेशर का क्या इफेक्ट हुआ, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट हुआ, ये सब सारी बातें डिस्कशन काइनेटिक्स के अंदर ही होंगी। एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल वी आर interested in amounts reacted or formed and the rates of their consumption or formation। ये आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा जो रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड कंजप्शन। एट द मोलिकुलर लेवल द रिएक्शन मैकेनिज्म्स इन्वॉल्विंग ओरिएंटेशन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग कोलिजन आर डिस्कस्ड। कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, वो टकराने के बाद में, कोलिजन करने के बाद किस नई एनर्जी लेवल पे जाएंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, एक्सो एंडो, ये सारी बातें डिस्कशन का टारगेट हमारे पास किसमें मिलने वाला है, इन द केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है जी। ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट बनेगा। इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग दीज, सम एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट द कोलिजन थ्योरी of the reaction rate are also given. However, in order to understand all these, let us first learn about the reaction rate। तो पहला टारगेट हमारे पास क्या होने वाला है जी, रिएक्शन रेट क्या है, पहला टारगेट है रिएक्शन रेट। तो मोटी मोटी बात इस 14-15 मिनट में आपके दिमाग में क्या आई है कि नंबर 1 कि जो थर्मो है वो फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस बता रही है, दूसरी बात जो इक्विलिब्रियम है 11वीं क्लास का वो मुझे बता रहा है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या, तीसरी बात मुझे काइनेटिक्स क्या बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, नंबर टू रेट ऑफ रिएक्शन तो पता चल गया, नंबर 2 मुझे वो बता रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब, और तीसरा नंबर मुझे जो बता रहा है वो बता रहा है नंबर 3 पे पहुंचकर, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये डिस्कशन हमारा होना है इस चैप्टर में। नाउ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे हम लोग मूव करने वाले हैं।
लो जी, अब हम जानते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। चलिए देखते हैं। देखो जी, सम रिएक्शंस अगर वेरी फास्ट, जैसे आयनिक रिएक्शन है, जैसे मैं लिख के बताऊं आपको, ये मेरे पास NaCl हुआ, ये मेरे पास Ag है, NO3, और 9वीं 10वीं से इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। ये आपके पास NaNO3 बना और इससे इमीडिएटली AgCl का प्रेसिपिटेशन हुआ। सम रिएक्शन सच एज आयनिक रिएक्शंस अकर वेरी फास्ट, वो तेजी से चलती हैं। आयनिक रिएक्शन लिखे, उसके साथ में वेरी फास्ट लिख ले, ठीक होगी बात ना। फिर क्या है जी, फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये देखिए, अकर्स इंस्टेंटेनियसली, इज वेरी वेरी फास्ट, क्लियर, इंस्टेंटेनियसली। ये इतना फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है कि इसको हमने वेरी फास्ट की कैटेगरी में डाला हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, ये दोनों रिएक्शन की। ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ये आप एक आयरन का टुकड़ा लें, अगर ऑक्सीजन के टच में है, CO ग्रुप टच में, वाटर के टच में ये रहेगा, जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोजन एक टॉपिक है, अब 2024 के नीट में से तो गायब है। ठीक है जी, तो यहां इस पर Fe2O3 की एक लेयर बन जाएगी, Fe2O3 की एक लेयर बन जाएगी, Fe2O3 की एक लेयर बन जाएगी। तो जो Fe2O3 की लेयर बनी, ये क्या हुआ जी, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इसको भी आप हाईलाइट कर ले। रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। Also, there are reaction like inversion of cane sugar and hydrolysis of starch, which proceeds with a moderate। कुल मिलाकर उसका टारगेट जो है वो एक ही है कि वो रिएक्शंस को क्लासिफाई कर दे, रिएक्शंस को क्लासिफाई कर दे। रिएक्शन को क्लासिफाई में कैसे किया, कुछ रिएक्शंस क्या हुई फास्ट या वेरी फास्ट, कुछ क्या हुई स्लो या वेरी स्लो, और कुछ रिएक्शंस क्या हो गई मॉडरेट। फिर आप ये अपने नोट्स में बना ले। उसके बाद फास्ट में हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस लिख दे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस लिख दे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस लिख दे। यहां हम एग्जांपल ऑफ रस्टिंग लिख दे जो वेरी स्लो है, और फिर जो केन शुगर का हाइड्रोलिसिस है, जैसे C12 लिखा, C12 लिखा, H22 लिखा, O11 लिखा, उस पर पानी डाला, हाइड्रोलिसिस हुआ, इससे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना। तो ऑल्सो देयर आर रिएक्शन लाइक इन्वर्जन ऑफ द sugar, cane sugar, hydrolysis of the starch, which proceeds with a moderate speed. Can you think of more example with from each category? मैंने एक न्यूट्रलाइजेशन आपको लिखवाई दिया इसके अंदर। एक तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो गई हैं, दूसरा इस कैटेगरी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गई हैं। ठीक हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल हो गया, ऐसे कॉपर की रस्टिंग भी हो सकती है। कॉपर का एग्जांपल मेरे पास एक ग्लास पड़ा हुआ था अभी, तो मैं आपको दिखा देता हूं उसकी रस्टिंग कैसी हो रखी है। ये अगला एग्जांपल हो गया, देखिए आप, ये कॉपर के सरफेस पर ग्रीन ग्रीन लाइनिंग्स बन जाएंगी। जो कॉपर की सरफेस पे ग्रीन लाइनिंग्स होंगी ना, उससे आप पता लगा सकते हो कि इसका रस्टिंग हो गई है, मतलब कोरोजन हो गया इसका। तो उसने कहा कुछ ऐसे और एग्जांपल सोचो तो सोच सकते हो आप। इधर जो मॉडरेट है उसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैक्सिमम रिएक्शन लिख सकते हो, मैक्सिमम रिएक्शन लिख सकते हो। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं, यू मस्ट बी नोइंग दैट स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस्ड in terms of change in position or distance covered by in a certain period of time। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि अगर आपको फिजिक्स में स्पीड लिखनी है, जो कि एक स्केलर अमाउंट है, आपको पता ही है, तो डिस्टेंस का जो चेंज आया डिवाइडेड बाय आपने टाइम,
टेकन लिख दिया, ठीक होगी बात, ये लिख दिया। वैसे ही अगर सिमिलरली द स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो ऊपर की 3 लाइनों का मतलब ये था, अगली 3 लाइनों का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, by the time taken. Similarly, the speed of a reaction or the rate of a reaction can be defined as a change in concentration of a reactant or product. अगर reactant product की बात है, थोड़ी देर में यहां प्लस माइनस के साइन की मैं इंपॉर्टेंस आपको समझाने वाला हूं, or product in unit time. To be more specific, it can be expressed in the term of the rate of decrease. Decrease मतलब कौन साइन आएगा? माइनस का। किसके रिस्पेक्ट में माइनस का साइन आएगा? नेगेटिव साइन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, क्योंकि उनकी अमाउंट क्या हो रही है? घट रही है। द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। सिमिलरली अगर मैं यहां की तरफ हूं, द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है जी। कंसिडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन अज्यूमिंग दैट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट R produces 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट P if R1 and P1 are the concentration of R and P respectively at the time T1 and T2। तो जो टाइम का चेंज है वो तो आपके पास किससे शो हो जाएगा? डेल्टा टी से। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं इनका रेशो ले लूं, अगर मैं इनका रेशो ले लूं तो मैं समझ जाऊंगा कि एग्जैक्ट इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, एग्जैक्टली इसको एक्सप्रेस कैसे करना है। देखिए जी, द स्क्वायर ब्रैकेट इन द अबव एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हो तो स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास को दिखाने के लिए लिखा जाता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द आर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द आर, तो यहां डेल्टा आर लिखा, यहां डेल्टा टी लिखा। नेगेटिव साइन क्योंकि आप किसकी बात कर रहे थे? आप डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द रिएक्टेंट। आप किसकी बात कर रहे थे? अबाउट द रिएक्टेंट। डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। साइन कैसा लग गया? नेगेटिव लग गया। हाईलाइट कर लेना इस बात को। टाइम टेकन। अब अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा जी? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, यहां प्लस का साइन आ गया। टाइम टेकन डेल्टा, यहां मेरे पास टी आ गया। सिंस डेल्टा आर इज नेगेटिव, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी घट रही है और इट इज मल्टीप्लाई विद -1, मतलब वो माइनस का साइन लगाना है। जो पीछे इक्वेशन हमारे पास बनी थी कौन सी वाली? 4.1, और यहां जो इक्वेशन बन रही है 4.2। ठीक है जी। गिवन अब रिप्रेजेंट द एवरेज, ये सब क्या शो कर रहे हैं? एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, आर एवरेज है, टोटल चेंज, और ये हमने वैसे भी किससे शो कर रखा है? डेल्टा से। डेल्टा से मतलब क्या? बड़ा चेंज, और डी से मतलब क्या होएगा? स्मॉल चेंज डिफरेंशिएटेड फॉर्म में। एवरेज रेट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन फॉर द चेंज टू अकर। अब हमने यहां इस बात को पहले ही बता दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। प्लस माइनस में से प्लस क्या था? इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। माइनस साइन क्या बता रहा है? डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, ये हुआ। उसके बाद ग्राफिकली भी हम इस बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा हर बात को। यहां टाइम T1 है, यहां T2 है, और हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस लिया उसने, इंस्टेंटेनियस। तो जब मेरे पास टाइम T1 है, कॉन्सेंट्रेशन R1 है, टाइम T2 है, कॉन्सेंट्रेशन R2 है, तो R2 माइनस R1, T2 माइनस T1। अब देखो, जो मेरा R1 था उसकी क्वांटिटी इनिशियली हाई थी, जो R2 है वो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। तो अगर मैं लेस अमाउंट में से मोर अमाउंट घटा रहा हूं
तो मैथमेटिकली साइन अपने आप ही कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। T2 माइनस T1 ये तो पता ही है कि जीरो से शुरू किया था, आप किसी ना किसी हायर टाइम पे खड़े होंगे, तो ये माइनस डेल्टा आर। अब क्या हुआ, ये माइनस डेल्टा डेल्टा डेल्टा, अब क्या हुआ, अगर मैं इन सबको यहां से रब करके वापस सोचना शुरू करूं, क्या सोचना शुरू करें भाई, ये तो आर एवरेज हो ही गया। ये जो एक टेंजेंशियल डाला हमने, ये जो टेंजेंशियल लिखा हमने, ठीक है जी, ये जो टेंजेंशियल डाला हुआ है, यहां एक मोमेंट ले लिया हमने, यहां की कॉन्सेंट्रेशन, यहां जो टाइम है वो क्लियर है, और ये हुआ आर इंस्टेंटेनियस। और स्लोप नेगेटिव होना था क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में बात हो रही है। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हमने ग्राफिकली, ये ग्राफ पूरा के पूरा बोर्ड के एग्जाम में लिखकर आपसे डिस्कस हो सकता है कि ये जो R1 R2 T1 T2 क्या डिस्कशन कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस एवरेज का डिस्कशन कर रहा है। और ये जो पॉइंट है जहां हमने, ये जो पॉइंट है जहां हमने एक टेंजेंशियल ले लिया है, और इस पर जो वैसे भी आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां ये जो रिएक्टेंट है, ये जो आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये होगा और ये जो बेस होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका tan थीटा टेंजेंशियल बन जाएगा। तो मैथमेटिकली भी प्रूव्ड है कि ऊपर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नीचे चेंज टाइम टेकन है, वो हमारा एवरेज रेट, बड़ा चेंज इंस्टेंटेनियस किसी भी मोमेंट पे पूछा जा सकता है। सर मैं यहां पूछ सकता हूं, सर मैं यहां पूछ सकता हूं, सर मैं यहां पूछ सकता हूं, जहां तुम्हारा मन करे वहां तुम आर इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस ले सकते हो, जहां तुम्हारा मन करे इनमें से ना। तो इंस्टेंटेनियस एक ट्रुथ रेशियो है, और एवरेज एक ट्रुथ नहीं है, एक रेशियो ऐसा है जो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि दो वैल्यूज उठाएंगे और उस पर टाइम टेकन का डिवाइड मार दिया है, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट के रेफरेंस में, तो प्रोडक्ट के रेफरेंस में बात करते हैं जी। अब जो हमारा डिस्कशन है वो प्रोडक्ट के रेफरेंस में है, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सिस पे हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दी हुई है, वही सेम फंडामेंटल है, P1 है, P2 है, ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, और टाइम के साथ साथ में इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक होगी बात। तो यहां जो P2 अमाउंट है वो ऑलवेज क्या होगा, P2 अमाउंट हाई होगा, और जो P1 अमाउंट है वो लो होगा। दैट्स वाई जो हाई और लो का डिफरेंस है वो क्या आएगा जी, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा जी, पॉजिटिव आएगा, ठीक होगी बात। तो कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों बातें कर रखी हैं। सर कौन सा इसमें इंस्टेंटेनियस, अगर ध्यान से आपने मेरे को रिएक्टेंट का रेफरेंस देते हुए सुना था तो आप बात कर सकते हैं। क्या, जब किसी इंस्टेंट पे ही, जब किसी इंस्टेंट पे ही वो एक टेंजेंशियल लेकर मुझे उस टाइम की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है और यहां का जो टाइम है, इन दोनों का जब रेशो ले लेगा, इन दोनों का जब रेशो ले लेगा, ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक तो एवरेज हो गया, ये इंस्टेंटेनियस हो गया, ठीक है जी। तो स्लोप आपको पता ही है किसके बराबर होता है, इतना फिजिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ते ही हैं, tan थीटा, ठीक है जी, टेंजेंशियल। अब अगला जो हमारा डिस्कशन है वो इसी के अंदर क्या हो रहा है, यूनिट्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बड़ा आसान सा काम है, कोई ज्यादा डेंजरस चीज है नहीं इसके अंदर, क्योंकि ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ है जी रेट, यहां न्यूमरेटर में क्या लिखा आपने, कॉन्सेंट्रेशन, यहां क्या लिखा, टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या लिखते हो आप लोग, मोल पर लीटर, ठीक हो गया। और यहां आपने क्या लिखा जी, टाइम, टाइम को किसमें लिखा आपने, सेकंड में। तो ये जो यूनिट आपके पास फाइनली आ गई है, जो फाइनली आपके पास यूनिट आ गई है वो आई हुई है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, मीन कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स। तो इससे जो फाइनली आपको टच लगेगा वो लिखेगा। फिर भी ध्यान से बोल रहा हूं कि आप इसके नोट्स बनाते रहिए, और जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं साइड में लिखते रहना, बड़ी काम की बातें हैं, ये आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा। सीधे सीधे बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, सीधे सीधे पीएमटी में क्वेश्चन पूछता है, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछता है, यूनिट ऑफ रेट बता दे तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम हो गया, स्पीड ही तो है तो टाइम का तो डिवाइड होगा ही होगा। इन गैसियस रिएक्शंस जहां कॉन्सेंट्रेशन है वहां प्रेशर लिख दे, टाइम से डिवाइड कर दे,
तो प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम, देन द यूनिट ऑफ द रेट इक्वेशन विल बी टाइम पर प्रेशर पर सेकेंड, एटीएम। यहां जो भी प्रेशर की यूनिट हमारे लिए कंसिडरेबल होगी उस पर हम चले जाएंगे। अब इस एग्जांपल को देखिएगा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि नीट में हो, चाहे आप पीएमटी के बारे में, जेईई मेंस के बारे में बात कर रहे हो, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझकर संभल कर करके जाइएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है जी, एन ब्यूटाइल क्लोराइड डिफरेंट टाइम पर दी हुई है। तो ये हमारे पास एन ब्यूटाइल क्लोराइड हुआ, ये वाटर हुआ, ये अल्कोहल बन गया, HCl बन गया। टाइम 0 सेकेंड पे, ये कॉन्सेंट्रेशन 50 पे, इतनी कॉन्सेंट्रेशन 100 पे घट गई, 150 पे और 200 पे और 300 पे और 400 पे, धीरे धीरे इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है। वी कैन डिटरमाइन द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर डिफरेंट। ये सोल्यूशन देना शुरू किया उसने, और ऊपर पूछा क्या था जी, ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल दे रखा है और हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो मान लीजिए मेरे और आपके सबके दिमाग में आएगा कि मुझे ये वाला रेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास क्या निकल रही है, रिएक्टेंट का रेफरेंस है अगर, तो क्योंकि घट रहा है तो रिएक्टेंट का रेफरेंस होगा 0.0905 माइनस 0.100 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 50। ये मेरे पास रेट आएगा और श्योर माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट के रेफरेंस में ही बात कर रहा है। देखो जी, ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ये, तो यहां जो उसने लिखा क्या किया जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 50 कर दिया। फिर और कम, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी पर्सपेक्टिव में घटता जा रहा है। अगला उसने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, 0.0905 0.0820, ठीक है ना, और इन दोनों का डिफरेंस उठा लिया, बाय 50 कर दिया, क्योंकि फिर भी 50 और 100 का डिफरेंस ही है। तो इस तरीके से आप जो T2 माइनस T1 है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 जो टाइम हुआ, अब वो कौन से यूनिट में निकालना है वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर वो आपसे कह रहा है कि यूनिट इसकी आप मेंशन करो पर सेकंड में, पर मिनट में, यहां पर सेकंड है तो पर सेकंड में सब कुछ चल रहा था, मोल पर लीटर पर सेकंड में हमारे सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे इसके, ठीक है जी। तो ये कुल मिलाकर बड़ा इजी सा क्वेश्चन हुआ। अब हमें वो मैसेज दे रहा है क्या, इट कैन बी सीन दैट द एवरेज रेट फॉल्स फ्रॉम 1.9 इंटू 10 टू पावर -4, 1.9 इंटू 10 टू पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहां से शुरू हुआ गेम और कहां तक चला, देखिए सबसे पहले 1.9 से शुरू हुआ, वो 1.9 ठीक होगी बात, शुरू में 1.9, एंड में जाकर वो रेट कहां पहुंच गया, 0.4 इंटू 10 टू पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हाउएवर एवरेज रेट कांट बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपका एवरेज है वो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन शुरू में ज्यादा है तो हमारे पास एनकाउंटर भी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटना शुरू हुई वैसे वैसे एनकाउंटर घटते गए, टक्करें घटती गई, वैसे वैसे स्पीड घटती गई। तो इसीलिए साफ साफ लिख रही है एनसीईआरटी भी। और एक स्टेटमेंट अगर पेपर में तुम्हें पूछ लिया जाए और तुम्हें लिखकर आना पड़े तो साफ साफ सी बात लिखकर आना कि एवरेज को हम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट किसी इंस्टेंट पे करने में यूज नहीं कर सकते, एज इट वुड बी कांस्टेंट फॉर द टाइम इंटरवल फॉर विच इट इज कैलकुलेटेड। सो टू एक्सप्रेस द रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस सबसे बड़ा सच है और एवरेज सबसे बड़ा झूठ है। मैंने कहा ही था आपसे, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी कंसीडर द एवरेज रेट एट अ स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल। इसके लिए आप पीछे जाए मेरे साथ, उसके लिए आप इस ग्राफ को देखें। ग्राफ में से ही मैंने रब किया, रब करने के बाद इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया, हाईलाइट करके आपके सामने यहां इस पॉइंट को रखा, इस पॉइंट को यहां टच किया, ये पेन भी बदल लिया जी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहां टाइम था, यहां कॉन्सेंट्रेशन थी, इन दोनों का जो रेशियो आया dp/dt आ गया, प्रोडक्ट थे तो प्लस आ गया। यही वो कह रहा है आपसे बार बार
क्या कह रहा है जी आपसे बार बार वो ये चीज, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी कंसीडर द एवरेज रेट एट अ स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल से dt व्हेन डेल्टा t अप्रोचेज जीरो, जीरो नहीं है वो तो इनिशियल हो जाएगा, अप्रोचेज जीरो, हेंस मैथमेटिकली फॉर एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल dt instantaneous rate is given by the ये हमारे पास आर एवरेज हुआ, माइनस का साइन रिएक्टेंट के रेफरेंस में आ गया, डेल्टा बड़ा चेंज आ गया, प्रोडक्ट के रेफरेंस में यहां आ गया। जब हमारे पास टाइम रेज टू जीरो हुआ तो हमने इंस्टेंटेनियस को माइनस डी आर बाई डी टी माइनस डी प्लस डीपी बाई डी टी से इंडिकेट कर दिया है। एग्जैक्टली बात समझ में आ गई होगी। बड़ा चेंज एवरेज है, छोटा चेंज जब टाइम हमारे पास रेज टू जीरो हो तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। ये देखो जी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, जो पीछे वाले एग्जांपल को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ये हमारे पास एन ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.02, 0.04, 0.6, 0.8, 1 और 0.12, ठीक हो गया। और टाइम ये रहा जी, शुरू में जब टाइम जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, टाइम के साथ साथ में ये घटती चली गई क्योंकि रिएक्टेंट था वो। अब उसने किसी एक मोमेंट पे कोई भी एक लाइन परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस डाल देगा, कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस और टाइम एक्सिस डाल देगा, इन दोनों का जो रेशियो उठाएगा इंस्टेंटेनियस रेट एट 600 सेकेंड्स, तो यहां की जो कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए 0.01, इन दोनों के बीच में 0.03, सॉरी इन दोनों के बीच में 0.03 है, इसमें 600 का डिवाइड मारेंगे आप तो सीधे सीधे आंसर बन जाएगा आपका। इट कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग a tangent at time t on either of the curve for concentration of R and P versus time and the calculating its slope. So in problem 4.1, R instantaneous at 600 seconds for example can be calculated by plotting a concentration of butyl chloride as a function of time. A tangent is drawn that touches the curve at 600 second, आप देख ही रहे थे। The slope of this tangent gives the इंस्टेंटेनियस रेट। और अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो मैं बात आपसे बार बार बोल रहा था वो यहां वो हाईलाइट करके आपको दे रहा है। उसने क्या कहा जी आपको, उसने कहा ये सबसे पहले 600 सेकेंड पे उस दोनों के बीच की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, चलो इंस्टेंटेनियस की बात कर लें। अब आपको वहां कॉन्सेंट्रेशन पता ही थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला था उसने, तो इसने क्या किया 0.0165, 0.037, 800 और 400 के बीच का डिफरेंस निकाला, वो आपके सामने इंस्टेंटेनियस आ गया। 250 पे, 350 पे, 450 पे आर इंस्टेंटेनियस उसने निकाल रखे हैं। पीछे चले जी, इन डेटा को उठाएं, इन डेटा को उस फाइनल वाले डेटा से मैच करवाएं। लो जी 0.0165, 0.037, तो हमें 165 वाला डेटा उठाना है। 165 वाला डेटा इसमें हमारे पास है नहीं, तो दो का बीच का टाइम ले रहा है ये, 400-700 हो गया, या फिर इधर देखेंगे तो हमें वो एक डिस्कशन में 400-600 के बीच में ये पॉइंट उठाया उसने, ये वाला पॉइंट उठाया उसने, ठीक है जी, और ये टेंजेंट बिल्कुल बीच में लिया और यहां कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों के बीच में उठा ली है, और उन दोनों का जो रेशो लिया है वो हमारा फाइनल आंसर उसने लिख दिया 0.0165, 0.037 डिवाइडेड बाय 800 माइनस 400, और सेम तरीके से 250, 350, 450 भी इसने निकाल रखे हैं। नाउ कंसिडर रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी वो यही बातें बोलेगा, जहां रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन के साथ में कनेक्ट करने वाला है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन से कनेक्ट करने वाला है, ठीक है जी। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 में। तब तक ये सारे के सारे वीडियो को 2-3 बार आप सुन लीजिए, जिससे क्वेश्चन करने आपके लिए आसान हो जाए। रेट ऑफ रिएक्शन का 2 टाइप हुए, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, वो हमने आज की क्लास में समझे हैं। थैंक यू।